नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सौंपेंगे 1675 नवनिर्मित फ्लैटों की चाबी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव असम में कई ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। आकाशवाणी कोकराझार में 10 किलोवाट FM ट्रांसमीटर का करेंगे उद्घाटन। संभल में वक्फ का बड़ा फर्जीवाड़ा आया सामने। निर्माणाधीन पुलिस चौकी को बताया वक्फ की संपत्ति। प्रशासन ने शहर की सभी वक्फ संपत्तियों की जांच करने का लिया निर्णय। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक भयंकर ठंड। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट। पहाड़ों में बिछी बर्फ से जनजीवन अस्त व्यस्त। राजधानी दिल्ली कोहरे की चपेट में। और सिडनी टेस्ट में पहले दिन का खेल जारी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की खराब शुरुआत। 129 रन पर 6 बल्लेबाज पवेलियन लौटे। और आइए अब शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के अशोक विहार में झुग्गी बस्तियों के निवासियों के लिए 1675 नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे और पात्र लाभार्थियों को स्वाभिमान अपार्टमेंट की चाबियां भी सौंपेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री 2 शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं नौरोजी नगर में विश्व व्यापार केंद्र और सरोजनी नगर में जनरल पूल आवासीय आवास टाइप 2 क्वार्टर का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली के द्वारिका में CBSE के एकीकृत कार्यालय परिसर का भी उद्घाटन करेंगे, जिस पर करीब 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय में 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसमें पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार के पूर्वी परिसर में एक एकेडमिक ब्लॉक और द्वारिका के पश्चिमी परिसर में एक एकेडमिक ब्लॉक शामिल है। इसमें नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज का भी भवन शामिल है, जिसमें शिक्षा के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल X पर जानकारी देते हुए खुशी जाहिर की है। उन्होंने लिखा कि दिल्ली के विकास के लिए आज का दिन अहम है। अशोक विहार में एक कार्यक्रम में कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा, जो दिल्ली के लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देंगे। राजधानी में झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए ये मौका किसी त्योहार से कम नहीं है। आखिरकार जो लोग अब तक झुग्गियों में रह रहे थे, अब नए साल में उन्हें नया घर मिलने जा रहा है। वो कह रहे हैं कि उनका बरसों का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा करने का काम किया है। नववर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले लोगों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 3 जनवरी को पीएम मोदी दिल्ली के अशोक विहार क्षेत्र के झुग्गी वासियों को नए फ्लैट की चाबियां सौंपेंगे। जहां झुग्गी वही मकान योजना के तहत दिल्ली के अशोक विहार के स्वाभिमान अपार्टमेंट में 1675 नए मकान बनाए गए हैं। योजना के लाभार्थियों ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। जब से हम लोग रह रहे हैं तब से देख रहा हूँ यहाँ इतना गंदगी है, ना यहाँ के पानी की व्यवस्था था, ना यहाँ कोई सफाई की व्यवस्था था। बच्चे हमेशा परेशान रहते थे, बीमार पड़ते थे, हम लोग के हॉस्पिटल दौड़ते थे, लेकिन कभी भी कोई देखने नहीं आया। जब से प्रधानमंत्री इस चीज़ को ध्यान दिया हम लोग के बच्चे के ऊपर, जो ना चलो वहाँ के बच्चे के ज़िंदगी संवरा जाए, अच्छे से उन लोग परिवारिश हो, अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे जगह रहे, तब से हम लोग बहुत खुश है प्रधानमंत्री के ऊपर, जो हम लोग के बच्चे की ज़िंदगी के लिए उन्होंने कुछ न कुछ सोचे हैं। जो आज ने मोदी जी ने ये काम किया है हमारे लिए बहुत अच्छा लगा, और हमारे जो बच्चे हैं कम से कम कुछ आगे जाके कुछ बन सकते हैं, उनके लिए कुछ सोचे हैं वो लोग। मोदी जी ने कहा था कि हम जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। आज उन्होंने झुग्गी
के जगह पर मकान बना करके दे रहे हैं। मैं यहाँ जेलर वाले बाग में 30 साल से रहता हूँ और मोदी जी ने वादा किया था कि क्या कहते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान। उसके बाद अपना वादा पूरा किया। यहाँ पे हमें जेलर वाले बाग में फ्लैट हमें दिया। हमारे मोदी जी दिए फ्लैट जहाँ झुग्गी वही जो मकान हमारे बच्चे को भविष्य के लिए अच्छे काम किए हैं। में बारिश बुनी में पानी भर जाता था और नालियों का पानी घर में घुस जाता है। अब कीड़े मकोड़े दुनिया के घर में भर जाते थे। हमको बड़ी परेशानी थी, नालियां भर जानी, बच्चों को स्कूलों से परेशानी। आज मोदी जी ने हमें फ्लैट दे रहे हैं, इसके लिए हमको बहुत खुशी हो रही है। इसके लिए मोदी जी को मैं धन्यवाद दे रही हूँ। मोदी जी को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कीचड़ से निकाल कर हमें मकान देकर स्वर्ग में बैठा दिया। मोदी जैसा नेता न कभी हुआ न होगा। हम लोगों को 30 साल से ज़्यादा हो गया झुग्गियों में रहते हुए, मोदी जी की तरफ से मकान मिल गया, बहुत बढ़िया है। मैं 25 साल से जेलर बाग में हूँ और मेरे बच्चे भी यहाँ हुए, पढ़े लिखे यहाँ नगर निगम के स्कूल में। लेकिन कहीं उनको अगर किसी यूनिवर्सिटी में जा कर के अगर एडमिशन कराना झुग्गी का नाम आता था तो इग्नोर कर देते थे कि नहीं ये झुग्गी में रहने वाला है। आज वो सम्मान मिला है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नई दिल्ली की दरगाह निजामुद्दीन औलिया पर चादर चढ़ाई गई। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने चादर चढ़ाई। भविष्य के लिए और प्रधानमंत्री जी का संदेश है, जो मोहब्बत का पैगाम है, भाईचारा का, इस संदेश को लेकर के हम जा रहे हैं और हमारे देश में अमन चैन हो, भविष्य अच्छा हो, शांति हो, मिल के रहे हम, ये संदेश को लेकर के जा रहे हैं। और बहुत पुराना हमारा परंपरा है हमारे देश का, इसलिए आज हम लोग यहाँ निजामुद्दीन के बाद प्रधानमंत्री जी का चादर को लेकर के कल अजमेर शरीफ दरगाह में कल सुबह 11 बजे हम चढ़ाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी वेलु नचियार को उनकी जयंती पर नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि साहसी रानी वेलु नचियार को उनकी जयंती पर स्मरण। उन्होंने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ वीरतापूर्ण लड़ाई लड़ी, जिसमें अद्वितीय वीरता और रणनीतिक प्रतिभा का परिचय दिया। उन्होंने कई पीढ़ियों को उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने और स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका की भी व्यापक रूप से सराहना की जाती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। वो महिला सशक्तिकरण की प्रतीक हैं और शिक्षा व सामाजिक सुधार के क्षेत्र में अग्रणी हैं। लोगों का बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए उनके प्रयास हमें प्रेरित करते हैं। केंद्रीय रेल, सूचना और प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव आज असम के दौरे पर रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री असम में कनेक्टिविटी बढ़ाने और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से गुवाहाटी न्यू लखीमपुर जनशताब्दी एक्सप्रेस, न्यू बोगाई गांव गुवाहाटी पैसेंजर ट्रेन और तिनसुकिया नाहर लागुन एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री गुवाहाटी में तेतलिया ROB का भी लोकार्पण करेंगे और इसके अलावा वे आकाशवाणी कोकराझार में 10 किलोवाट FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन करने के साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIELIT डीम्ड यूनिवर्सिटी का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगी रोड स्थित टाटा सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का दौरा करने और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की चल रही परियोजनाओं की भी समीक्षा करेंगे।
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में वक्फ के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। संभल की जामा मस्जिद के करीब बन रही पुलिस चौकी की संपत्ति पर विवाद उठने के बाद प्रशासन ने शहर की सभी वक्फ संपत्तियों की जांच करने का निर्णय लिया है। कुछ लोगों ने पुलिस चौकी का निर्माण होने वाली भूमि को वक्फ संपत्ति बताते हुए दावा किया था। इसके बाद दस्तावेजों की जांच की गई थी। जांच में लोगों की ओर से पेश किए गए सभी दस्तावेज वैध नहीं मिले थे। और इसके साथ ही संभल में मंदिर और बावड़ी मिलने के बाद खुदाई जारी है। गुरुवार को महमूद सराय इलाके में चामुंडा मंदिर के पास एक 100 साल पुराना कुआं मिला। प्रशासन के निर्देश पर पालिका की टीम ने कुएं की खुदाई शुरू की। हिंदू समुदाय की महिलाओं ने तहसील प्रशासन को दी थी मुस्लिम बाहुल्य इलाके में प्राचीन मंदिर को पाटे जाने की जानकारी। महिलाओं से जानकारी मिलने के बाद तहसील प्रशासन ने पालिका की टीम को कुएं की खुदाई के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश सरकार ने शासन स्तर पर बड़े पैमाने पर बदलाव किए हैं। इस बदलाव के तहत 46 IAS अफसरों के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन किया गया है। संजय प्रसाद को यूपी सरकार ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हुए प्रमुख गृह सचिव के पद पर नियुक्त किया है। वो वर्तमान में मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव के पद पर कार्यरत हैं। माना जा रहा है कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से संजय प्रसाद की तैनाती की गई है। वैभव श्रीवास्तव को गृह सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं अजीत कुमार को कृषि विभाग के सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। राजेश कुमार सिंह को प्रमुख सचिव होमगार्ड बनाया गया है। वहीं अनुज कुमार झा को नगर विकास का सचिव बनाया गया है। आलोक कुमार सेकेंड को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। नरेंद्र भूषण को प्रबुद्ध शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। इसके अलावा MK सुंदरम को बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव के पद से हटाया गया है। इन फेरबदल से राज्य के प्रशासनिक ढांचे में नई ऊर्जा का संचार होने की उम्मीद है। सर्दी और शीतलहर का सितम लगातार जारी है। पहाड़ों में बिछी बर्फ की चादर से मैदानी इलाकों में भी पारा गिर गया है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 0 से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है। 4 से 7 जनवरी तक पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ भारी बर्फबारी और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बर्फबारी होने की संभावना है। देश भर के कई प्रमुख शहरों में कोहरे की मोटी परत छा गई है। शहर में शीतलहर और घना कोहरा छाया हुआ है। कई जगहों पर 200 मीटर तक जीरो विजिबिलिटी है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और उड़ीसा में कड़कड़ाती की सर्दी के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी, राजस्थान, बठिंडा और दिल्ली की, जहां अयोध्या की तस्वीर आप देख सकते हैं, जयपुर की देख सकते हैं, बठिंडा की तस्वीर और दिल्ली की तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। दिल्ली NCR में भी कड़कड़ाती सर्दी के साथ घना कोहरा छाया हुआ है और जिसकी वजह से सड़कों पर घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है और यातायात के दौरान लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं लोगों ने कहा है कि कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए वो अलाव का सहारा ले रहे हैं, जिससे थोड़ी राहत मिल पाए। सर्दी का कहर बहुत है दिल्ली NCR में, यह आप भी अच्छी तरीके से जानते भी हो और महसूस भी करते हो। और सर्दी को देखते हुए जी आग के आगे बैठ जाएंगे, एक असली हमें रिलैक्सफुल फील होता है जी। सर्दी दिल्ली के अक्सर इतना तापमान आजकल बहुत नीचे डिक्रीज ही हो रहा है, आप भी जानते हो। ठंड ज़्यादा है इसीलिए भैया हमने आग जला रखी है। बाकी इसके अलावा तो सर्दियों में कोई उपाय है ही नहीं हमारे पास। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि बाहर थोड़ा ये बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हुई है ना इस बार। हमारा तो यही है कि अपना आग शाम को बैठ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पार्किंग बना रखी है हमारी, शाम को यहाँ बैठ जाते हैं हम, आग वाग थोड़ा जला लेते हैं, बैठ जाते हैं, तो इससे थोड़ा राहत पहुँचती है। और उधर हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के बाद पिछले 4 दिनों से धूप खिली हुई है। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ की चादर ओढ़े पहाड़ बहुत खूबसूरत नजर आ रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बीच भी किन्नौर, मनाली, सोलंग नाला, शिमला के नारकंडा में भारी संख्या में पर्यटक बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। पिछले 4 दिनों से प्रदेश में मौसम सुहावना बना हुआ है। दिन के समय काफ़ी धूप खिल रही है। बावजूद इसके पिछले दिनों जो बर्फबारी प्रदेश में हुई थी उसके बाद पूरे प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है। हिमाचल प्रदेश में हुई बर्फबारी के बाद भारी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश पहुंचा। खासतौर पर शिमला के ऊपरी इलाके, मनाली, किन्नौर और चंबा में पर्यटक जो है वो अभी भी बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं पर्यटक। जाके बहुत अच्छा लग रहा है। द वेदर हियर इज़ लाइक वंडरफुल और यहाँ पे जो ठंडी है, यहाँ का जो स्नो है
it just feel like heaven. I really like this place and it's snow all around. होटल के बाहर इतना प्यारा स्नो था. I visited so many places but this is one of the amazing place which I have visited now. लकीली स्नोफॉल मिला. 2 दिन सांगला में काफ़ी एंजॉय किया और अभी काफ़ी सारी स्नोफॉल हो चुकी है. आई होप रास्ता क्लियर हो जाए और मैं आगे काजा तक जा पाऊँ. हिमाचल प्रदेश के पहाड़ इस समय इतने खूबसूरत दिख रहे हैं, बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़े हुए, जिसको देखकर पर्यटक जो है वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं और लाइफ टाइम एक्सपीरियंस लेके यहाँ से जा रहे हैं. प्रशासन की तरफ से भी तमाम तैयारियों को ध्यान में रखा गया है. हालांकि बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन बनी हुई है, जिसकी वजह से आवाजाही में कुछ दिक्कतें ज़रूर आ रही हैं, लेकिन तमाम जो सड़कें हैं वो बहाल कर दी गई है. वहीं अगर मौसम की बात करें तो आने वाले दिनों में मौसम विभाग की तरफ से मैदानी इलाकों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और पर्वतीय क्षेत्रों में 4 और 5, 6 जनवरी को भारी हिमपात की संभावना भी जताई गई है. इन दिनों जो है मैदानी इलाकों में इतना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है कि विजिबिलिटी जो है वो सुबह और शाम 0 के बराबर हो गई है. कैमरामैन राकेश के साथ DT न्यूज़ के लिए प्रियंका गौतम. और वहीं उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है. इस बढ़ती ठंड ने जहां आम जनमानस को घरों के अंदर रहने पर मजबूर कर दिया है, वहीं इससे किसानों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं. तापमान में तेज गिरावट के कारण पाले की भी आशंका रहती है और इससे फसल को काफी नुकसान होता है और इसका फली विकास पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ता है. पाला पड़ने का उचित अनुमान लगाकर इसके प्रभाव से फसलों को आसानी से बचाया जा सकता है. पेश है हमारे संवाददाता शमीम अख्तर की ये खास रिपोर्ट. पाले का सबसे अधिक असर आलू, गेहूं, जौ, सरसों, जीरा, धनिया, चना, मटर, प्याज, लहसुन और गन्ने की खेती में होता है. पाले के कारण गेहूं में नुकसान 20% तक हो सकता है, जबकि सरसों, सौंफ, जीरा, धनिया, मटर, चना और गन्ने में 30 से 40%. और सब्जियों की बात करें तो आलू, टमाटर, बैंगन और मिर्च में 40 से 60% तक नुकसान हो सकता है. फसलों और सब्जियों में पाला मारने से उनकी उपज और गुणवत्ता दोनों ही प्रभावित होती हैं. पाले से पौधों की पत्तियां झुलस जाती हैं और टहनियां नष्ट हो जाती हैं. पाला मारने के कारण पत्तों और तनों तक धूप और हवा सही से नहीं पहुंच पाती, इसलिए पत्ते सड़ने लगते हैं. इससे फसल के उत्पादन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है. इससे कभी कभी पूरी फसल नष्ट हो जाती है. लहसुन है, सरसों है, पालक है, तोड़िया है, बंगा है, पालक है और प्याज भी है. पत्ते जल जाते हैं, फिर पूरे नष्ट हो जाता है. लहसुन है, प्याज है, वो सूख जाएगा. होगा ये तो बेकार ही हो जाएगा. होगा क्या, अब तो दोबारा सफाई करके दूसरा लगाना आइटम पड़ेगा. कुछ दिनों से ये पाला पड़ रहा है तो इससे हमारी इस फसल पे काफ़ी नुकसान हो रहा है. हम काफ़ी लोग परेशान हैं, लगाते हैं और फिर पाला पड़ जाता है, पत्ते उसके हैं वो जल जाते हैं. इससे नुकसान जो है पत्ता जल जाता है. पत्ता जल जाता है, फसल उठती नहीं है और बाकी पीलापन फसल में ये सब बीमारियां ज़्यादातर आती हैं. सबसे ज़्यादा पालक होता है, पालक में नुकसान होता है. बाकी लहसुन वगैरह में, प्याज में उसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं. कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार शीतलहर और पाला से फसल की सुरक्षा के लिए खेतों की सिंचाई जरूरी है. जब भी पाला पड़ने की संभावना हो तो फसल में हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए, जिससे तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरेगा और फसलों को पाले से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है. अपनी फसल को पाले से बचाने के लिए अपने खेत में धुआं करें. इससे तापमान जमाव बिंदु तक नहीं गिर पाता और पाले से होने वाली हानि से बचा जा सकता है. जिस दिन पाला पड़ने की संभावना हो उन दिनों फसलों पर गंधक के तेजाब के 0.1% घोल का छिड़काव करना चाहिए. छिड़काव का असर 2 सप्ताह तक रहता है. यदि इस अवधि के बाद भी शीतलहर और पाले की संभावना बनी रहे तो गंधक के तेजाब को 15 से 15 दिन के अंतर से दोहराते रहें. सल्फर 80% WDG पाउडर को 40 ग्राम प्रति पंप यानी 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें. पाला से राई सरसों को बचाने के लिए सल्फर युक्त रसायनों का इस्तेमाल फायदेमंद होता है. अगर हमारे किसान भाई इन सावधानियों का ख्याल रखें तो वो अपनी फसलों को पाले और कोहरे से बचा सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं. कैमरामैन विकी राजपूत के साथ किसान समाचार के लिए मैं शमीम अख्तर, दिल्ली. और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है. जल्द हाजिर होता है. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद. अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ. मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दर को बढ़ाने के लिए लाई गई फेम 2 स्कीम के तहत 16.15 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को इंसेंटिव दिया गया है और इसमें 14.27 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन, 1.59 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन, 22,548 इलेक्ट्रिक गाड़ियां और 5,131 ई बस शामिल हैं। इसके अलावा 10,985 ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 8,812 स्थापना के लिए आवंटित भी कर दिए गए हैं। भारी उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि 31 अक्टूबर 2024 तक कुल 8,844 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसमें से 6,577 करोड़ रुपए की सब्सिडी, 2,244 करोड़ रुपए कैपिटल एसेट्स पर और 23 करोड़ रुपए अन्य मदों पर खर्च किए गए हैं। योजना के दोनों चरणों के बाद कुल मिलाकर देश में अब तक ईवी के लिए 25,202 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। कर्नाटक 5,765 ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के साथ सबसे आगे है और इसके बाद महाराष्ट्र 3,728 के साथ दूसरे और उत्तर प्रदेश 1,989 ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के साथ तीसरे स्थान पर है। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। यूपीआई से होने वाले लेन देन में हर महीने वृद्धि हो रही है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अनुसार दिसंबर 2024 में यूपीआई के जरिए 16.73 अरब लेन देन हुए हैं। इसमें नवंबर 2024 के 15.48 अरब लेन देन के मुकाबले 8% की वृद्धि रही। दिसंबर में कुल 23.55 लाख करोड़ रुपए के लेन देन हुए हैं। थोक मूल्य सूचकांक के 2011-12 के आधार वर्ष में बदलाव होगा। सरकार इसे 2022-23 तक संशोधित करने के लिए 18 सदस्यीय समूह गठित किया है। इससे देश में मूल्य स्थिति की बेहतर तस्वीर मिल सकेगी। वर्किंग ग्रुप को अपनी अंतिम रिपोर्ट आर्थिक सलाहकार के ऑफिस को 18 महीने के अंदर जमा करनी है। सेबी ने फ्रंट रनिंग के एक मामले में शेयर ब्रोकर केतन पारेख समेत 3 लोगों पर बाजार में कारोबार करने पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही अवैध रूप से कमाए गए 65.77 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। अन्य लोगों में रोहित और अशोक कुमार पोद्दार शामिल हैं। पारेख वर्ष 2000 में एक वित्तीय घोटाले में जेल जा चुका है, तब उस पर 14 वर्ष का प्रतिबंध लगा था। वित्त वर्ष 2024-25 के अप्रैल-अक्टूबर के दौरान भारत के कपड़ा और परिधान का कुल निर्यात 7% बढ़कर $21 बिलियन से ज्यादा हो गया है। कपड़ा मंत्रालय ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 की इस अवधि के लिए यह आंकड़ा $20 बिलियन था। दूरसंचार विभाग प्रयागराज में डिजिटल महाकुंभ मेला 2025 के लिए दूरसंचार सेवाओं का विस्तार कर रहा है। इस दौरान प्रयागराज शहर, मेला क्षेत्र और सार्वजनिक स्थानों पर दूरसंचार अवसंरचना का विस्तार किया गया। 900 से अधिक नए बीटीएस, 1550 से अधिक बीटीएस अपग्रेडेशन, 78 ट्रांसपोर्टेबल टावर, 150 छोटे सेल समाधान और 300 किलोमीटर से अधिक OFC बिछाए गए हैं। भारत में बीते साल के आखिरी महीने में बिजली खपत को लेकर वृद्धि दर्ज हुई है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2024 में देश की बिजली खपत बढ़कर 130 बिलियन यूनिट से ज्यादा हो गई, जो कि एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में करीब 6% की वृद्धि है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मुताबिक असंगठित क्षेत्र में लगभग 13% की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान 2023-24 में असंगठित क्षेत्रों की संख्या 7.34 करोड़ हो गई है। 2022-23 में यह संख्या 6.50 करोड़ थी। दैनिक उपभोग की तमाम जरूरी वस्तुएं बस एक क्लिक पर घर पहुंचाने वाले प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट ने अब एम्बुलेंस सेवाएं भी शुरू कर दी हैं। मरीजों के लिए सिर्फ 10 मिनट में एम्बुलेंस बुलाई जा सकेगी। ब्लिंकिट ने गुरुग्राम में 5 एम्बुलेंस के साथ इस पहल की शुरुआत की। अदानी सीमेंटेशन के साथ विलय योजना को लेकर अंबुजा सीमेंट्स को BSE और NSE की ओर से नो ऑब्जेक्शन लेटर मिल गया है। अदानी सीमेंटेशन और अंबुजा सीमेंट्स के बीच इस विलय प्रस्ताव को जून 2024 में ही मंजूरी मिल गई थी। और महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ 2025 को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कदम बढ़ाया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए संतों के सर्वोच्च संगठन अखाड़ा परिषद ने भी महाकुंभ 2025 को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प लिया है, ताकि महाकुंभ 2025 का आयोजन न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ऐतिहासिक हो, बल्कि वैश्विक स्तर पर स्वच्छता की दृष्टि से भी एक प्रेरक बन सके। महाकुंभ 2025 को हरित कुंभ बनाने का संकल्प, प्लास्टिक मुक्त कुंभ 2025, स्वच्छ महाकुंभ, भव्य महाकुंभ, पर्यावरण युक्त महाकुंभ, देश भर में एक थैला एक थाली अभियान। महाकुंभ 2025 को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त और प्रदूषण रहित महाकुंभ बनाने के संकल्प के साथ देश भर में एक थैला एक थाली अभियान जारी है।
इस अभियान के माध्यम से दान की गई थाली और थैली कुंभ मेले में सभी तीर्थयात्रियों को वितरित की जाएगी ताकि कुंभ में आने वाले श्रद्धालु प्लास्टिक के उपयोग से बचें। मेला क्षेत्र में कपड़े का थैला और भोजन के लिए स्टील की थाली का ही उपयोग करें। इससे गंगा की पावन तपोस्थली और गंगा को दूषित होने से बचाया जा सकेगा। पूरे भारत से हम लोग, हर प्रदेश से, हर गांव से ये थैला थाली जनता के द्वारा संग्रहित किया जा रहा है और उनके द्वारा यह हमारे प्रयागराज में आ रहा है। महाकुंभ के लिए श्रद्धालुओं का संगम नगरी आगमन शुरू हो चुका है। लगभग 8 से 10 लाख श्रद्धालु तीर्थ नगरी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। तीर्थयात्रियों का भी मानना है कि एक थैला एक थाली अभियान देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री जी के लक्ष्य स्वच्छ कुंभ, भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ की धारणा को साकार करने वाला है। 26 फरवरी तक इस अभियान को चलाया जाएगा और जितने लोग आएंगे प्रत्येक व्यक्ति को ये हमारा ये प्रयास रहेगा कि उनको एक थैला थाली दिया जाए और उनको ये समझाया जाए कि कैसे आप यहाँ पे उत्सर्जित होने वाले कचरे को रोक सकते हैं। पूरे जो है महाकुंभ को, पूरे जो है गंगा मैया के नगर को, जो कि हमारा 45 दिनों तक जो है आयोजन चलेगा, इसको बिल्कुल स्वच्छ जो है बनाएं और अच्छे से बनाएं जिससे हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ रहे। थैला और थाली समस्त शिविरों में पहुँचाया जा चुका है और काफी शिविरों में पहुँचाना भी बाकी है। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। इतने लोगों के भोजन आदि से कई हजार टन प्लास्टिक कचरा मिलने की आशंका है। ऐसे में कुंभ नगरी में श्रद्धालुओं को थाली और थैली वितरित किए जाने से जहां गंगा को स्वच्छ रखा जा सकेगा, वहीं कुंभ नगरी को प्लास्टिक मुक्त बनाया जा सकेगा। इस तरह महाकुंभ 2025 का आयोजन न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ऐतिहासिक होगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर स्वच्छता की दृष्टि से भी एक प्रेरक बन सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़। महाकुंभ मेला क्षेत्र के बाहरी इलाके यानी आउटर गार्डन में भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा को मजबूत घेरा बनाया जा रहा है और इसी के तहत कमिश्नरेट प्रयागराज में अब 13 अस्थायी पुलिस थाना और 23 चौकियां स्थापित की गई हैं। प्रयागराज महाकुंभ के लिए तैयार। महाकुंभ से पहले बड़ी तैयारी में प्रयागराज कमिश्नरेट। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए 13 नए थाने और 23 पुलिस चौकियां। इस बार स्वच्छ महाकुंभ, भव्य महाकुंभ और प्रदूषण रहित महाकुंभ। सांस्कृतिक विरासत महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। योगी सरकार ने श्रद्धालुओं को सुरक्षा और सुगमता से मेले तक पहुंचाने के साथ ही उनके सकुशल घर वापसी का फूल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। महाकुंभ 2025 की अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए महाकुंभ 7 चक्रीय सुरक्षा घेरे में कमिश्नरेट पुलिस की भी अहम भूमिका है, जो आउटर गार्डन का काम करेगी। इसी तरह अवस्थापना सुविधाओं एवं जनशक्ति में वृद्धि करते हुए शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थायी पुलिस थाने और चौकियां स्थापित की गई हैं। पीएसी, एनडीआरएफ, सीपीएमएफ, बीडीडीएस, एएस चेक टीम भी मुस्तैद रहेगी। जो सिटी एरिया है और जो मेला एरिया है, इस समय मिलाकर के 2700 से अधिक कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उसमें से अधिकांश में एआई फैसिलिटीज है। साथ ही साथ टीडीआर ड्रोन्स भी हमने लगाए हुए हैं, जो कि ऊंचाई से लगातार हमको फीड देते रहेंगे। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, एयरपोर्ट और अन्य मार्गों से आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित ढंग से मेला क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए नए अस्थायी थाने और चौकियां बनाई गई हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी, बम निरोधक दस्ता और अन्य फोर्स भी तैनात रहेगी। हम लगभग पिछले विगत वर्षों से इसकी तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारी लगभग दर्जन भर से ज़्यादा जो है तो कंपनियाँ फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज में लग रही हैं और ये 1 जनवरी के पहले से ही जो है तो हमारी तैनाती हो गई है और हमने पूरा एरिया जो है तो पूरा अच्छी तरीके से उसका रैकी कर लिया है। उसका पूरा परिचितीकरण अभ्यास भी पूरा हो चुका है। महाकुंभ को स्वच्छ बनाने के लिए और पर्यावरण को संतुलित करने के लिए एक नए अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का नाम एक थाली एक थैला स्वच्छ महाकुंभ, भव्य महाकुंभ और प्रदूषण रहित महाकुंभ है। इस अभियान के माध्यम से पूरे देश के श्रद्धालुओं ने
थाली और थैला का दान किया है, जो कुंभ मेले में सभी तीर्थयात्रियों को वितरित की जाएगी। अभियान का मुख्य उद्देश्य गंगा की पावन तपोस्थली और पतित पावन गंगा को दूषित होने से बचाना है। पूरे भारत से हम लोग, हर प्रदेश से, हर गांव से ये थैला थाली जनता के द्वारा संग्रहित किया जा रहा है और उनके द्वारा यह हमारे प्रयागराज में आ रहा है। इस बार होने वाले महाकुंभ में आध्यात्मिकता और नवीनता का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। इसमें अत्याधुनिक डिजिटल प्रगति के साथ सनातन धर्म की पवित्र परंपराएं दिखेंगी। महाकुंभ में आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए आधुनिक तकनीक को अपनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उधर बिहार के मुस्लिम बहुल किशनगंज जिले में सीबीएसई से संबंधित निजी विद्यालयों में उर्दू भाषा पढ़ाने को लेकर विवाद हो गया है। यहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी नासिर हुसैन ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। इसमें स्कूल में उर्दू की शिक्षा को अनिवार्य करने के लिए कहा गया है। खास रिपोर्ट देखिए। बिहार में शिक्षा का इस्लामीकरण, बिहार में उर्दू पढ़ाई को लेकर विवाद, किशनगंज में शिक्षा का इस्लामीकरण मुद्दे पर भारी बवाल, बिहार के मुस्लिम बहुल किशनगंज में उर्दू पढ़ाने का फरमान, दिशा की बैठक में कांग्रेस विधायक और सांसद ने उर्दू की पढ़ाई न होने का उठाया मुद्दा, जिले की अल्पसंख्यक बहुलता को ध्यान में रखते हुए उर्दू पढ़ाने का निर्देश, भाजपा का आरोप सीबीएसई विद्यालयों में उर्दू थोपने की कोशिश। बिहार के किशनगंज जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश से स्कूल और बच्चे दोनों परेशानी में आ गए हैं। अधिकारी ने निजी विद्यालयों में उर्दू पढ़ाना अनिवार्य करने का आदेश जारी कर दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी नासिर हुसैन ने सीबीएसई से निबंधित सभी निजी विद्यालयों को ये पत्र जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि चूंकि किशनगंज मुस्लिम बहुल जिला है, इसलिए यहाँ के निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को उर्दू पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इस आदेश के बाद जिले के निजी विद्यालय संचालकों में आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं हिंदूवादी संगठनों ने इसे शिक्षा का इस्लामीकरण बताते हुए विरोध जताया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जारी पत्र में लिखा है कि दिशा की बैठक में कांग्रेस विधायक इजहारुल हुसैन और सांसद डॉक्टर जावेद आजाद द्वारा जिले में संचालित निजी विद्यालयों में उर्दू की पढ़ाई नहीं होने का मुद्दा उठाया था। सरकार से मांग की थी और शिक्षा विभाग से मांग की थी कि हमारा मुस्लिम एरिया, जो मुस्लिम बहुल एरिया है, इसमें जितने भी सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूल्स हैं, निजी स्कूल्स हैं, इसमें जिस स्कूल में उर्दू की पढ़ाई नहीं होती है तो उसमें उर्दू की पढ़ाई होनी चाहिए। हालांकि मामले में विवाद बढ़ा तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने इस मामले में निकाले गए सभी आदेशों को वापस लेने का निर्देश दिया है। मैं बता दूं, किशनगंज के मुद्दे पर जो भी आदेश निकला था उसको हम लोगों ने निरस्त करा दिया है और साथ ही उसमें इंक्वायरी भी करा रहे हैं। अगर किसी की गलती होगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। वहीं किशनगंज के डीएम विशाल राज ने भी जिले में पहले की व्यवस्था जारी रखने के आदेश दिए हैं। पूर्व की बैठक में यह मांग उठी थी कि स्कूलों में जो बच्चे उर्दू लेना चाहते हैं क्लास 10th में, उसके पास ऑप्शन उपलब्ध हो। इसी संदर्भ में एक अनुरोध किया गया है जितने भी स्कूल्स हैं हमारे सीबीएसई एफिलिएटेड कि आप लोग भी ये ऑप्शन उपलब्ध कराएं, उसके लिए वहाँ पर उपस्थित शिक्षक हों। अदरवाइज़ कोई कंपल्सन बस केवल उतना ही है जितने में सीबीएसई की गाइडलाइंस है, उन्हीं के मानकों के अनुरूप ही जो कंपल्सरी है वही होगा। भाजपा ने डीईओ के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीबीएसई के निर्धारित नियमों के तहत ही विद्यालयों में पढ़ाई होनी चाहिए, न कि किसी बाहरी दबाव के तहत। शिक्षा मंत्री के आदेश से इस पूरे मामले में निकाले गए सारे पत्र इनवैलिड हो गए हैं, लेकिन स्कूल संचालकों में अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। वहीं अभिभावकों का कहना है कि वो अपने बच्चों को जबरदस्ती उर्दू क्यों पढ़ाएं। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और वहीं मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर अपनी नीति को अंतिम रूप देने वाली है। जनवरी के महीने में ड्रोन पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है और इस नीति के तहत ड्रोन की शिक्षा और प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को 8,000 से 10,000 रुपए स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की ड्रोन पॉलिसी। ड्रोन टेक्नोलॉजी के उपयोग में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य। ड्रोन टेक्नोलॉजी कुशल, सुलभ और कम लागत में उपलब्ध टेक्नोलॉजी। मध्य प्रदेश में ड्रोन नीति का ड्राफ्ट बनकर तैयार। ड्रोन का प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को 8,000 से 10,000 रुपए मिलेगा स्टाइपेंड। ड्रोन लैब बनाने वालों को मिलेगी सरकारी फंडिंग। ड्रोन से जुड़े स्टार्टअप की मदद करेगी मध्य प्रदेश सरकार।
साल 2025 की शुरुआत में ही मध्य प्रदेश सरकार ने ड्रोन नीति लाने की तैयारी कर ली है। इस ड्रोन नीति का ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया है। इस ड्रोन नीति के लिए सभी स्टेक होल्डर्स से सुझाव भी लिए गए हैं। इस नीति के तहत ड्रोन की शिक्षा और प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को 8,000 से 10,000 रुपए स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इसके अलावा ड्रोन लैब बनाने वालों को सरकारी फंडिंग मिलेगी और ड्रोन से जुड़े स्टार्टअप को सरकार मदद भी करेगी। ये ड्रोन नीति का उद्देश्य ये है कि मध्य प्रदेश को एक ड्रोन हब के रूप में विकसित किया जाए और उसके लिए ज़रूरी है कि ड्रोन ऑपरेटर्स, ड्रोन मैन्युफैक्चरर और जो है कि ट्रेनिंग सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे स्थापित हों। उनके लिए हम मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से क्या इंसेंटिव दे सकते हैं, वो सारे जो ड्रोन नीति का पार्ट होंगी। मध्य प्रदेश सरकार का उद्देश्य इस नीति के माध्यम से युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना और ड्रोन तकनीक का उपयोग सरकारी कार्यों और खेती जैसे क्षेत्रों में बढ़ाना है। जो ड्रोन नीति है वो आने वाले सालों में गेम चेंजर होने वाली है। ये मध्य प्रदेश में इसका जो प्रयोग हो रहा है वो इसी सालों में हो रहा है। सरकार उद्योग भी उसी फील्ड में लगाना चाहती है कि आप ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री लगाइए। मध्य प्रदेश सरकार का फोकस है कि युवा ड्रोन चलाना और बनाना सीखें और रोजगार से जुड़ें। ट्रैफिक कानून व्यवस्था और अपराधियों पर कार्रवाई जैसे मामलों में ड्रोन तकनीक की मदद ली जाए। सरकारी प्रोजेक्ट की निगरानी और नए प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाने में ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाए। बाहर की कंपनियां भी राज्य में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तैयार करें जिससे कि रोजगार युवाओं को उपलब्ध हो। ड्रोन का इस्तेमाल अब केवल शादी विवाह या इवेंट्स तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसको शासन में लाकर सुशासन लाने का प्रयास भी होगा। मध्य प्रदेश की सरकार ड्रोन के क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भी कई बड़े कदम इस नीति में उठाने का प्रयास कर रही है। कैमरामैन गौरव निरगुडकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मॉडल को प्रोत्साहित करने और स्थानीय उत्पादों के विक्रय को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जा रही है। देखिए छत्तीसगढ़ से ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए मंजूर किए 200 करोड़ रुपए। यूनिटी मॉल की स्थापना से खुलेंगे रोजगार के द्वार। यूनिटी मॉल से स्थानीय कारीगरों की आय में होगी वृद्धि। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को भी मिलेगी मजबूती। स्थानीय उत्पादों के प्रमोशन के लिए वन स्टॉप मार्केट प्लेस के रूप में करेगा कार्य। छत्तीसगढ़ में एक जिला एक उत्पाद मॉडल को प्रोत्साहित करने और स्थानीय उत्पादों के विक्रय को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जा रही है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में यूनिटी मॉल परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यूनिटी मॉल से न केवल राज्य के स्थानीय कारीगरों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूती मिलेगी। यूनिटी मॉल की स्थापना से स्थानीय हस्तशिल्पियों, बुनकरों और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन मिलेगा और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यूनिटी मॉल के माध्यम से प्रत्येक जिले के विशेष उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की योजना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार का ये प्रयास छत्तीसगढ़ में एक सशक्त और स्थायी इकोसिस्टम का निर्माण करेगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और शहरी बाजारों तक उत्पादों की पहुंच में मददगार होगा। मॉल में उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय होने से हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन भी मिलेगा और राज्य के छोटे उद्यमियों, शिल्पकारों एवं बुनकरों को लाभ मिलेगा। मॉल का निर्माण हमारे प्रदेश में होने का निर्णय हुआ है। केंद्र सरकार की तरफ से 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है, तो इससे हमारे स्थानीय बुनकरों को, हस्तशिल्पियों को और बहुत से स्व-सहायता समूह को लाभ मिलेगा। यूनिटी मॉल पर ये लोग सब आकर अपना सामान सही कीमत पर बेच पाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि यूनिटी मॉल की स्थापना से राज्य के छोटे उद्यमियों, शिल्पकारों और बुनकरों को लाभ मिलेगा और ये स्थानीय उत्पादों के प्रचार और विक्रय के लिए वन स्टॉप मार्केट प्लेस के रूप में कार्य करेगा। राज्य में पहली बार बन रहे यूनिट मॉल के लिए केंद्र सरकार 200 करोड़ की राशि देने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में एक जिला एक उत्पाद मॉडल को प्रोत्साहित करना और स्थानीय उत्पादकों के विक्रय को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जा रही है। यह मॉल राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा भी देगा। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। और वक्त यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कैच द रेन अभियान के तहत देश में सर्वाधिक स्मॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण राजस्थान के बाड़मेर जिले में हुआ है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की ओर से वर्षा जल को बचाने और संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक राष्ट्रव्यापी अभियान कैच द रेन चलाया जा रहा है, ताकि राज्यों को वर्षा जल संचयन संरचनाएं बनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कैच द रेन अभियान का दिखने लगा असर। वर्षा के जल से धरती की हो रही है गोद भराई। कैच द रेन अभियान के तहत स्मॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का हो रहा है निर्माण। वर्षा जल को बचाने और संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक राष्ट्रव्यापी अभियान कैच द रेन। बाड़मेर में बने देश के सर्वाधिक स्मॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। भारत सरकार के कैच द रेन अभियान के तहत देश में स्मॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का सर्वाधिक निर्माण राजस्थान के बाड़मेर में हुआ है। बीते एक वर्ष में बाड़मेर में 43,000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बने, जबकि पूरे राजस्थान में इस वर्ष 83,000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण हुआ। बाड़मेर जैसे मरुस्थलीय जिले में बारिश के पानी को बचाना यहाँ की संस्कृति रही है। यहाँ बीते एक वर्ष में स्थानीय लोगों और विभिन्न विभागों के सहयोग से रिकॉर्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करवाया गया है। इन स्ट्रक्चर के बनने से स्थानीय आबादी को बारिश का साफ पानी पूरे साल भर पीने को मिलेगा। एक स्ट्रक्चर में लगभग 30 से 40 हजार लीटर पानी का संग्रहण होता है। पंचायत समितियों में टांकों का निर्माण हुआ जा रहा है, जिसकी कैपेसिटी क्षमता करीबन 32,000 से 35,000 लीटर है। और पहले जो ग्रामीणों को परेशानी हुआ करती थी, दूर दराज से पानी लाया करते थे, घर का आधा समय पानी लाने में बीत जाता था। पर वर्तमान में ये नरेगा में टांके निर्माण होने से उनको ये फायदा हुआ, समय की बचत हुई। इन रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चरों में बरसाती पानी को सहेज कर रखा जाता है। बारिश के बाद गर्मियों के दिनों में 3 से 5 महीने तक पेयजल उपलब्ध हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये स्ट्रक्चर यहाँ की जरूरत है, क्योंकि गांव ढाणी में पानी की बहुत जरूरत है। इन स्ट्रक्चर के बनने के बाद ढाणी या मकान के पास ही मीठा पानी उपलब्ध हो रहा है। पानी लेना था, मैं दूरी की काफी लंबी पड़े और पानी टंकी अंकी डला तो 1000 रुपये टंकी का लागे ना। मैं और टोंको बना दें का फायदा होगी। बरसात को पानी और आगो भरीजिए, मतलब पैसों की बचत होगी, पानी भी मिल जाए, मतलब का फायदा होगी। गौरतलब है कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की ओर से वर्षा जल को बचाने और संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक राष्ट्रव्यापी अभियान कैच द रेन चलाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले काफी दूरी से पानी लेकर आते थे। एक ट्रैक्टर की टंकी के 1,000 रुपए लगते थे, लेकिन अब मकान की छत को टांकी से जोड़ दिया गया है, जिससे बारिश का पानी एकत्रित होने से हमको बड़ी राहत मिली है। इन स्ट्रक्चर के बनने के बाद ढाणी या मकान के पास ही मीठा पानी उपलब्ध हो रहा है। इससे ग्रामीणों का समय और श्रम दोनों बच रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए जयपुर से मोहम्मद अतीक। और कर्नाटक सरकार ने नए साल की शुरुआत पर लोगों को झटका दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अगुवाई वाली सरकार ने बस किराए में 15% किराया बढ़ाने का ऐलान किया है। नया किराया 5 जनवरी से लागू होगा। कांग्रेस शासित राज्य में महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त सफर की सुविधाएं दी जा रही हैं। कर्नाटक सरकार के फैसले से राज्य सरकार के अधीन आने वाले बस सेवाएं महंगी हो जाएंगी। पिछले दिनों जब कर्नाटक सरकार द्वारा किराए में बढ़ोतरी की हलचल सामने आई थी, तो विरोध के स्वर भी उठे थे। प्रदेश के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री HK पाटिल राज्य कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी उन्होंने दी। मंत्री पाटिल ने बताया कि पिछले कुछ सालों में डीजल पेट्रोल के साथ ही CNG की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है, जिसके चलते ये फैसला करना पड़ा है। इस पर भाजपा कर्नाटक अध्यक्ष R अशोक ने आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद से कांग्रेस सरकार किसी न किसी तरीके से आम आदमी से महंगाई और कर वृद्धि करके जबरन वसूली कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि अब बस किराया बढ़ाकर आम आदमी पर बोझ बढ़ा दिया गया है। वहीं कर्नाटक में भाजपा नेता चलवाडी नारायण स्वामी ने कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले के बाद पुरुष यात्री पर अधिक वित्तीय भार पड़ेगा। They are giving a free to a woman and charging more to a man.
we can say like this. For wife, it is free. For husband, is it double now? So this is the stand which taken by the government. और ओडिशा के नवनियुक्त राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति ने नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उप मुख्यमंत्री केवी सिंह देव, पार्वती परिदा और कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन के साथ कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सावित्रीबाई फुले जी को उनकी जयंती पर उन्हें नमन किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि देश में जब भी नारी शिक्षा और सामाजिक समानता की बात होती है, सावित्रीबाई फुले जी का नाम गर्व से लिया जाता है। सावित्रीबाई फुले जी ने एक ओर जहां महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया, वहीं शिक्षा को समाज सुधार का सशक्त माध्यम भी बनाया। महिला विरोधी कुरीतियों को समाप्त कर नारी सम्मान की नई परिभाषा गढ़ने वाली महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले जी की जयंती पर उन्हें नमन। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि भाजपा दिल्ली के विकास के लिए हमेशा गंभीर रही है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर फर्जीवाड़ा करके जनादेश का अपहरण करने का आरोप लगाया। डीडी न्यूज के संवाददाता ने वीरेंद्र सचदेवा से खास बातचीत की, देखिए। फ्लैट मिलने वाले हैं, यूनिवर्सिटीज के 3 कैंपस तैयार होने वाले हैं, नए कॉलेज आ रहे हैं और नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आ रहा है। तो दिल्ली के विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रतिबद्ध रही है और माननीय प्रधानमंत्री आज दिल्ली के विकास के लिए कई योजनाओं की घोषणा करेंगे। बहुत आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चल रहे हैं। दिल्ली को पिछले 10-12 सालों में बदहाल करने का काम दिल्ली की सरकार ने किया है और इसीलिए दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार चाहिए। इन विधानसभा चुनावों के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिलकर दिल्ली को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। फर्जी वोट का बहुत मुद्दा इस बार देख रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में, हालांकि ऐलान नहीं हुआ। आप देखिए संजय सिंह की पत्नी के मुद्दा भी, उनके वोटिंग कहां पर है, दो जगह पर वोट, इसको लेकर बहुत विवाद हुआ। संजय सिंह का अपना वोट दो जगह बना हुआ भाई साहब, उनकी पत्नी की बात मत कीजिए। इनके मेयर जो अपनी एक पत्नी का 2 नामों से वोट बनवाते हैं, तो जैसे आम आदमी पार्टी खुद फर्जी है, उन्होंने वोट भी फर्जी बनाने का काम किया है और ये उनकी चोरी पकड़ी जा रही है, इसलिए बिलबिला रहे हैं। आप लोग लगातार इस सब मुद्दे को उठाते रहे? बिल्कुल उठाते रहेंगे। दिल्ली में फर्जी मतदान करने वालों को 1 साल की सजा है। दिल्ली में फर्जी मतदान की कोशिश करने वालों के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो रही है। कल इलेक्शन कमीशन ने भी पुलिस में FIR दर्ज कराई है। एक बड़ी साजिश आम आदमी पार्टी के लोग दिल्ली में मैंडेट को एक तरह से अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र सचदेवा। उनका कहना है कि एक तरफ विकास की सौगात मिल रही है दिल्ली वासियों को, वहीं केजरीवाल बताएं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या काम किया है दिल्ली में बीते 10 वर्षों में। कैमरामैन उत्तम कुमार के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। और महाअभियोग का सामना कर रहे दक्षिण कोरिया के निलंबित राष्ट्रपति यून सुक योल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यून सुक योल को गिरफ्तार करने के लिए अधिकारियों की टीम उनके घर के अंदर तक पहुंच चुकी है। योल के विरुद्ध जारी वारंट आगामी 6 जनवरी तक मान्य है। कोरिया का संवैधानिक न्यायालय योल के महाअभियोग मामले पर पहली सुनवाई करने वाला है। वहीं दक्षिण कोरिया के निलंबित राष्ट्रपति के समर्थक उनकी गिरफ्तारी के विरोध में उनके घर के बाहर डटे हुए हैं। यून सुक योल के घर के बाहर समर्थकों और जांच एजेंसियों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई है। योल के वकीलों का कहना है कि उनके खिलाफ ये मुकदमा गैरकानूनी है। दरअसल यून सुक योल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए बीते साल 3 दिसंबर को देश में मार्शल लॉ लगा दिया था। हालांकि ये ज्यादा देर प्रभावी नहीं रहा, लेकिन इसके बाद देश में योल के खिलाफ माहौल बन गया। इसके बाद देश की संसद ने योल पर महाअभियोग लगाते हुए उन्हें निलंबित कर दिया था। दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक छोटा विमान फर्नीचर गोदाम की छत से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 2 व्यक्तियों की मौत हो गई और कम से कम 15 घायल हो गए। सूचना मिलते ही बचाव दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। हवाई फुटेज में गोदाम की छत में एक छेद से धुआं निकलता हुआ देखा जा सकता है। ये विमान एकल इंजन वाला वैन RV-10 था। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए शतरंज के विश्व चैंपियन D गुकेश, पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी से पदक जीतने वाली मनु भाकर, पैरा एथलीट प्लेयर प्रवीण कुमार और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह हैं।
प्रवीण ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की हाई जंप T64 स्पर्धा में एशियाई रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता था और इसके अलावा 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार ये देश में खेल के वह चेहरे हैं जिन्होंने अपने खेल से विश्व स्तर पर न केवल देश का मान बढ़ाया बल्कि अपनी कामयाबी से अपने अपने खेलों को देश में जड़ से मजबूती देने में भी अहम भूमिका निभाई। गुरुवार को खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए शतरंज के विश्व चैंपियन डी गुकेश, पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी से पदक जीतने वाली मनु भाकर, पैरा एथलीट प्लेयर प्रवीण कुमार और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह का नाम रहा। गुकेश ने पिछले महीने 12 दिसंबर को शतरंज की दुनिया का वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था। सिंगापुर में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में गुकेश ने चीन के डिंग लिरेन को हराकर खिताब जीता था। महज 18 साल की उम्र में वो वर्ल्ड चैंपियन बने, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल किया था, जबकि मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वहीं प्रवीण कुमार ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की हाई जंप T64 स्पर्धा में एशियाई रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। इन खिलाड़ियों के अलावा 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार भी दिए जाएंगे, जिनमें ज्योति याराजी एथलेटिक्स से, अन्नू रानी एथलेटिक्स से, नीतू मुक्केबाजी से, स्वीटी मुक्केबाजी से, वंतिका अग्रवाल शतरंज से, सलीमा टेटे हॉकी से, अभिषेक हॉकी से, संजय हॉकी से, जर्मनप्रीत सिंह हॉकी, सुखजीत सिंह हॉकी, राकेश कुमार पैरा तीरंदाजी, प्रीति पाल पैरा एथलेटिक्स, जीवन जी दीप्ति पैरा एथलेटिक्स, अजीत सिंह पैरा एथलेटिक्स, सचिन सर्जेराव खिलाड़ी, रणबीर पैरा एथलेटिक्स, प्रणव सूरमा पैरा एथलेटिक्स, एच होकाटोसेमा पैरा एथलेटिक्स, सिमरन जी पैरा एथलेटिक्स, नवदीप पैरा एथलेटिक्स, नितेश कुमार पैरा बैडमिंटन, तुलसीमती मुरुगेसेन पैरा बैडमिंटन, नित्याश्री सुमति सिवान पैरा बैडमिंटन, मनीषा रामदास पैरा बैडमिंटन, कपिल परमार पैरा जूडो, मोना अग्रवाल पैरा शूटिंग, रूबीना फ्रांसिस पैरा शूटिंग, स्वप्निल सुरेश कुसाले शूटिंग, सरबजोत सिंह शूटिंग, अभय सिंह स्क्वैश, साजन प्रकाश तैराकी और अमन कुश्ती से हैं। बड़ी बात यह है कि इन 32 खिलाड़ियों में से 17 खिलाड़ी पैरा एथलीट्स हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने खेल रत्न पुरस्कार मिलने की घोषणा पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि खेल रत्न मिलना खिलाड़ी को बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने खेल रत्न पुरस्कार के लिए सरकार का आभार जताया। मोटिवेशन सर, और ये चीज़ें मोटिवेट करती हैं प्लेयर को। जब अवार्ड्स मिलते हैं, बड़े अवार्ड्स मिलते हैं, इंडिविजुअली आपको रिकग्नाइज़ किया जाता है तो बहुत मोटिवेट होते हैं बंदा इससे। और आई थिंक ये चीज़ मेरे को और पुश करती है मेरी लाइफ में कि आपने और हार्ड वर्क करना है एंड और जो आपके गोल्स हैं, जो आपकी अचीवमेंट्स आप करना चाहते हो अचीव, उसके प्रति बहुत आई थिंक करता है कि आपने और हार्ड वर्क करना है सर। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। और इसके साथ ही पैरा एथलीट प्रवीण कुमार ने प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार मिलने को लेकर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि यह पुरस्कार उन्हें आने वाले समय में उन्हें बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। मैंने डाला था खेल रत्न के लिए और जब मैंने देखा कि ये हो चुका है तो मैं अपने आप को प्राउड फील कर रहा हूँ अभी, और मोटिवेट भी फील कर रहा हूँ कि मैं आगे अभी जो अपकमिंग मेरे कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें मैं और अच्छा करूँगा। ये मुझे मोटिवेट कर रहा है मेरे को ये अवार्ड। मेरा एशियन गेम्स में मेरा गोल्ड था। अभी पेरिस पैरा ओलंपिक में इससे 3 महीने पहले इंजरी हुई थी। इंजरी को हमने ठीक किया और ट्रेनिंग भी साथ में करनी थी, उसको रिहेब भी करना था, उसको दोनों साथ में लेके चले। थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई, माइंड को कभी लगा कि नहीं होगा अभी पेरिस भूल जाओ, ऐसी चीज़ें भी आई। और लेकिन वो ना एंडिंग ठीक होती है तो सब कुछ हो जाता है। तो जब मैंने देखा, मैंने कम्पीट किया पेरिस पैरा ओलंपिक में, तो फिर माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं आए, बट ये था कि अब इंडिया के लिए यार गोल्ड लेके आना है। और सबसे युवा विश्व चैंपियन ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने खेल रत्न पुरस्कार के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी और खेल मंत्रालय का आभार जता दिया है। उन्होंने कहा है कि ये पुरस्कार उन्हें आने वाले समय में और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। I'm extremely humbled and honored to know that the Ministry of Youth Affairs and Sports have announced the prestigious Major Dhyanchand Khel Ratna Award for me and for recognizing my achievements. I would like to thank the Government of India, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and Honorable Sports Minister for their recognition. This award will motivate me to work even harder and achieve more laurels for the country in 2025. And
This means a lot to me and my family and my team. So thank you so much. और वहीं पेरिस ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाले पहलवान अमन सहरावत को अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा। पुरस्कार के ऐलान के बाद अमन सहरावत ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह अवार्ड उन्हें 2028 ओलंपिक में स्वर्ण जीतने के लिए प्रेरित करेगा। ये खुशी तो सबको मिलेगी, जिसको भी जिस अवार्ड की किसी को मिल देगा उसको पता चलेगा भाई तूने आज ये अभी अवार्ड मिलने वाला है, तो सबको खुशी हुई। हमें भी भाई खुशी हुई है कि भाई अब जो हमारी मेहनत थी वो सफल हुई, तो अब आगे और मेहनत करेंगे भाई ये और देश के लिए मेडल जीतने के लिए। देखो मोटिवेट तो करता बहुत ज़्यादा करता है भाई, मेडल लेके आए हैं तो अवार्ड भी दे रहे हैं, देश इतना मान सम्मान दे रहा है, पीएम सर भी बहुत मदद कर, मतलब हर एक सब खेल की उससे काफ़ी वो अगला लक्ष्य है जो हर एक लक्ष्य हमारा, मतलब हर एक महीने के बाद टूर्नामेंट है और जो मेन लक्ष्य है 2028 का गोल्ड का मेन लक्ष्य है। तो हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह के लिए खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा पर कहा है कि ये हॉकी के लिए गर्व की बात है। उन्होंने खेल पुरस्कार मिलने वाले सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं भी दी। अभी जितना इस समय हॉकी में दिया गया है, आप इतिहास उठा कर देख ले, इतना कभी नहीं मिला था। खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड सागवान को मिला है हॉकी में। मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं और बहुत बड़ी चीज़ है हमारे खिलाड़ी। मैं सभी खिलाड़ियों को मैं बहुत दिल से बधाई भी दूंगा कि उन्होंने शानदार खेल का प्रदर्शन किया है। 2024 में लगातार अगर कहें तो हम लोग मेडल जीते हैं, ओलंपिक में मेडल, एशियन गेम में गोल्ड मेडल, एशियन चैंपियन ट्रॉफी में गोल्ड मेडल, मेन वोमेन दोनों में, जूनियर एशिया कप में गोल्ड मेडल, मेन वोमेन दोनों में। तो उपलब्धि बहुत बड़ी चीज़ है, हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छे कर रहे हैं। बॉर्डर गवास्कर टेस्ट सीरीज का 5वां और अंतिम मैच सिडनी में जारी है। भारत ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए बेहद खराब शुरुआत की। ऋषभ पंत को छोड़कर बाकी सभी बल्लेबाज सस्ते में पवेलियन लौट गए। ऋषभ पंत ने सबसे अधिक 40 रनों की पारी खेली। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 9 विकेट के नुकसान पर 175 रन बना लिए हैं। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।